स्वस्थ है। शुक्रिया अदा करते हैं उनके बहुत बहुत। आपके जुआ हो गए बिल्कुल लुकिंग क्या। अशोक संसारी से अनुरोध करूंगा बढ़िया कि वो सांसद जी को अरे मैं जानता हूँ बालों से कह रहे हैं ना। अरे छोटे को भी मिलिए ना पीछे। मैं श्री अशोक संसारी से अनुरोध करूंगा। नहीं कोई चूक हो गई तो दोबारा इसमें क्या है। हाँ राम राम जी नमस्कार। ठीक है मियाँ के साहबजादे भतीजे। अच्छा मोहम्मद अपने साथ रहे हैं ये लोग। डॉक्टर साहब तो चले गए, जियाउल साहब तो वो चाचा मियाँ भी चले गए। मोहम्मद मियाँ और ये साहब और सेवा कर रहे हैं। ये 81 साल की उम्र में भी सेवा और चलिए साहब मैं माननीय अध्यक्ष से अनुरोध करूंगा माननीय अध्यक्ष जी अशोक संसारी जी आसन ग्रहण करें। अरे नहीं बीच में अध्यक्ष जी आ गए ना। मैं भाजपा जिला अध्यक्ष श्री संजीव प्रताप सिंह जी से भी अनुरोध करूंगा कि वो मंच पे आगे आसन ग्रहण करें। हम लोगों को खुशी है कि ये मौका कि हम लोगों का अपने बीच में बैठकर गुजारने का मिल रहा है। माननीय अश्विनी जी से मैं अनुरोध करूंगा कि वो भी मैं संगठन के अध्यक्ष अशोक संसारी से प्रार्थना करता हूँ कि वो अनुमति देंगे इस कार्यक्रम की शुरुआत करें। मैं अशोक संसारी से अनुरोध करूंगा कि वो माननीय सांसद जी को मां सरस्वती के केंद्र तक ले जाकर पुष्पार्चन कराएं और माल्यार्पण कराएं। माननीय सांसद जी मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण कर रहे हैं। उसके बाद क्या नियम है जी? पहले भाजपा जिलाध्यक्ष श्री संजीव प्रताप सिंह जी भी माल्यार्पण करेंगे, श्री अशोक संसा जी भी माल्यार्पण करेंगे और श्री अश्विनी जी भी माल्यार्पण करेंगे। इस समय सांसद जी दीप प्रज्वलित कर रहे हैं कार्यक्रम का प्रारंभ करने के लिए। मां सरस्वती के चित्र के आगे दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ करने के लिए दीप प्रज्वलित कर रहे हैं। मालाएं कुछ छोटी पड़ रही हैं, चित्र बड़ा होने के कारण हम लोगों की कमी है। भविष्य में इस तरह का कार्यक्रम होगा, एक भीड़ को सुधारने की कोशिश करेंगे। माननीय सांसद जी से अनुरोध करेंगे कि वो आसन ग्रहण करें। माननीय अशोक संसा जी सब अपना आसन ग्रहण करके कार्यक्रम की शुरुआत। मुख्य अतिथि श्री राजेंद्र अग्रवाल जी के विषय में यूँ तो बताने की मुझे कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप लोगों के बीच के ही व्यक्ति हैं और आज से 45 साल पहले पीलीभीत की जेल में हम लोगों के साथ में रहे हैं इस बीच में, तो उनके विषय में बताना आवश्यक है। यूँ तो आफ्टर मेरठ सीट से हम सभी के साथ में पीलीभीत जिला कारागार में भी रहे हैं और फिर भी मैं उनके विषय में बताना आवश्यक समझता हूँ। MSc फिजिक्स से करने के बाद 1970-71 में राजेंद्र जी एक कॉलेज में शिक्षक रहे। मूल रूप से जिला गाजियाबाद के तिलकुआ कस्बे के वे रहने वाले हैं। शैशवावस्था से ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ गए थे। संघ प्रचारक का दायित्व उन्होंने 1971 में ही संभाल लिया था। 1971 से 1984 तक के बीच में आगरा महानगर, पीलीभीत, रामपुर, पटना महानगर में संघ प्रचारक रहे। 1982 में उन्होंने पटना में संघ के विभाग, 1997 में उन्हें संघ दायित्व से मुक्त कर भाजपा में भेज दिया गया।
जिसके बाद में मेरठ महानगर भाजपा के अध्यक्ष रहने के साथ साथ तमाम जिम्मेदार पदों पर है। 2009 में वे पहली बार, 2014 में दूसरी बार और 2019 में तीसरी बार लगातार हापुड़ मेरठ संसदीय सीट से ममता जी से अनुरोध करूँगा कि वे अपने मुख्य अतिथि का माल्यार्पण कर स्वागत करें। ममता जी सांसद महोदय का स्वागत कर रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है हम लोगों को। एक अरसे बाद आमना सामना हो रहा है, जैसे पिछले भी 2 लोग मिले हों। मैं अश्विनी जी से अनुरोध करूंगा, संगठन के महामंत्री माननीय राजेंद्र जी अशोक गुप्ता जी का स्वागत करते हैं, फूलमाला बना रहे हैं, बहुत अच्छा लगा। मैं संगठन के महामंत्री अश्विनी जी से अनुरोध करूंगा कि वो मंचासीन भाजपा जिला अध्यक्ष जी को माला बनाकर उनका स्वागत करें। मैं अब संगठन द्वारा कि वो संगठन के अध्यक्ष अशोक संसा जी को गैस लगाकर अनुग्रहित करे हैं। माननीय मोहम्मद मियां जी बीसरपुर से आए राजीव जी से अनुरोध करूंगा कि वो भाजपा जिला अध्यक्ष संजीव प्रताप सिंह के गैस लगाकर अपने अनुग्रहित करें। मैं सरयू प्रसाद रस्तोगी जी से अनुरोध करूंगा कि वो संगठन के महामंत्री अश्विनी कुमार जी को गैस लगाकर अनुग्रहित करें। सरयू प्रसाद रस्तोगी जी। सरयू प्रसाद रस्तोगी जी लोक सेनानी रक्षक सेनानी संगठन के महामंत्री अश्विनी जी के गैस लगाकर अनुग्रहित करें। सरयू प्रसाद रस्तोगी जी पता कि वह कल दुनिया में रहेगा या नहीं। हम में से सबने ही अपने तमाम परिजनों को इस दुनिया से चले जाने का दंश सहा है। ऐसे में 2 वर्ष की मेहनत से तैयार की गई पुस्तक का प्रकाशन जल्द से जल्द होना बहुत जरूरी था। कोरोना की वजह से लगे लॉकडाउन और अपने को कोरोना के खतरे से बचाने की चिंता रखने के चलते पुस्तक प्रकाशन के लिए हमारी दौड़ भाग के अवसर बहुत सीमित हो गए थे। यही वजह है कि किताब छपने से पूर्व जितनी अच्छी प्रूफ रीडिंग होनी चाहिए थी नहीं हो सकी। काफ़ी गलतियां भी हुई हैं। कुछ लोकतंत्र सेनानियों के फोटो भी छपने से रह गए। इसके लिए मैं सभी से पुस्तक के विमोचन से पहले क्षमा याचना कर रहा हूँ कि पुस्तक में जो भी गलतियाँ हुई हों उसके लिए मुझे क्षमा करें, किंतु बाद में इन गलतियों के लिए मुझे बता जरूर दें ताकि मैं अगले वर्ष प्रकाशित होने वाले इस किताब के दूसरे संस्करण में उन्हें सुधार सकूं। मैं पुस्तक के विषय में आप लोगों को जो बताना चाह रहा हूँ, जो मैंने प्रस्तावना लिखी बस मैं वहीं से शुरू कर रहा हूँ। उसमें सब कुछ है। मैं अपने को इस बात के लिए भाग्यशाली मानता हूँ कि मैंने एक ऐसे परिवार में जन्म लिया जिसने देश को आज़ादी दिलाने के लिए पूज्य बापू महात्मा गांधी के नेतृत्व में लंबी लड़ाई लड़ी। मेरे पिता स्वर्गीय डॉक्टर नानक चंद टंडन की गिनती पीलीभीत जिले के उन चुनिंदा सुनता सेनानियों में की जाती थी जो अनेकों बार जेल गए और जिन्होंने अंग्रेजों के तमाम जुल्म सहे, लेकिन मैं उनके उस संघर्ष और कुर्बानियों का 100वां हिस्सा ही जान सका, वह भी अपनी माँ की जवानी। उनका जब निधन हुआ तब मैं 4 वर्ष का था। उनके व उनके साथियों के आज़ादी के संघर्ष की तमाम कहानियाँ अनसुनी बनकर काल के गर्भ में समा गई। ठीक ऐसा ही इमरजेंसी के विरोध में
देश के लोगों द्वारा लड़ी गई आज़ादी की दूसरी जंग के मामले में भी हो रहा है। हालांकि 1975 में ये लड़ाई देश भर में जिन लोगों ने लड़ी उसमें छात्र, युवा, प्रौढ़, बुजुर्ग सभी वर्ग के और तकरीबन तीनों पीढ़ियों के लोग शामिल थे। इस लड़ाई में शामिल सबसे कम उम्र के छात्र वाली पीढ़ी भी अब बूढ़ी हो चली है। कहीं लोकतंत्र की रक्षा की इस लड़ाई की दास्तां आने वाले समय में सुनने को भी न मिले, यही सोचकर मुझे इस संघर्ष की दास्तां को लिखकर इसे इतिहास का साक्षी बनाने का विचार मन में आया। आज नई पीढ़ी के चंद लोग ही इमरजेंसी काल की भयावहता और उस काल में हुए सरकार के जुल्मों से वाकिफ हैं। उनके लिए तो इमरजेंसी के माने राजनीतिक दलों के आंदोलन का एक विशेष काल ही है, लेकिन सच इससे अलग और बहुत भयावह है। इमरजेंसी देश के संविधान और उसकी आत्मा की तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा की गई हत्या थी। जैसे अंग्रेजों ने अपने विरोध की आवाज दबाने के लिए भारतीयों पर तमाम जुल्म ढाए थे, उससे कुछ कमतर जुल्म इमरजेंसी का विरोध करने वालों पर ढाए गए थे। दुर्भाग्य से पीलीभीत देश के उन गिने चुने जिलों में शामिल था जहां पुलिस प्रशासन के जुल्मों ने इतनी इंतहा कर दी थी कि मानवता भी कराहा उठी थी। पूरी तरह पुलिस या राज था। पुलिस ने जिसे चाहा उसे राष्ट्रद्रोही घोषित कर झूठे मुकदमे में जेल भेज दिया। हालात यहाँ तक थे कि अदालतें यदि जमानत भी दे देती थी तो जमानत लेने से अपने भी कतरा थे, क्योंकि पुलिस जमानतदारों को भी राष्ट्रद्रोह के झूठे मुकदमे में जेल भेज रही थी। इन जुल्म जातियों के विरुद्ध कहीं कोई शिकायत किसी अधिकारी से करने की कोई हिमाकत नहीं करता। बिना दलील, बिना वकील, बिना अपील नागरिकों को जेल में डाले जाने लगा था। न्यायालय भी बेबस हो गए थे। हालत यह हो गई थी कि पुलिस के खौफ से लोग घरों की बंद दीवारों के अंदर भी इमरजेंसी पर बात करना मुनासिब नहीं समझते थे कि कहीं कोई सुन न ले और उसकी कीमत न चुकानी पड़े। DIR में बंद राजनीतिक बंदियों से उनके सगे संबंधियों व मित्रों ने सारे रिश्ते तोड़ लिए थे ताकि सरकार के जुल्म की आंच उन तक न पहुंच सके। मुझे अच्छी तरह याद है कि जब हम लोग जेल से तारीखों पर अदालत लाए जाते थे तो पुकार पड़ने तक हमें पुलिस वाले कलेक्ट्रेट स्थित बुनिया पार्क में बैठाते थे, जिसकी चहर दीवारी पर खड़े तमाम परिचित व दोस्त हम लोगों को दूर से टकटकी लगाकर देखते तो रहते थे, पर हमारे पास आकर हमसे दो शब्द बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाते थे। ऐसा लगता था जैसे हवाओं में दहशत घुली हुई हो और लोगों की जुबान को लकवा मार गया हो। बावजूद इसके बड़ी संख्या में ऐसे लोग भी थे जो पुलिस की जुल्म जातियों की परवाह किए बगैर सरकार को बराबर चुनौती देते। दरअसल इमरजेंसी लगने के साथ ही जनतंत्र के लवादे में तानाशाही के अंकुर फूटे थे। पूरे देश को तानाशाही की काली चादर ने से ढक दिया गया था। इंदिरा गांधी के चमचों ने तो देश को एक नया नारा दिया था, इंडिया इज इंदिरा और इंदिरा इज इंडिया। तब देश भर की दीवारों व बसों पर यह लिखा हुआ पढ़ने को मिलता था कि इमरजेंसी लोकतंत्र की रक्षा के लिए है और आपातकाल एक अनुशासन पर है। स्वाधीन भारत में एक नई परिस्थिति थी जिसके विरोध में इंदिरा की जागीर नहीं है, हिंदुस्तान हमारा है के नारे के साथ जुड़ने वाले लोगों की संख्या भी देश में दिनों दिन जितनी तेजी से बढ़ रही थी उतनी ही तेजी से पुलिस के अत्याचार भी बढ़ रहे थे। देशवासियों के लिए एक अकल्पनीय स्थिति थी। जनतंत्र के इस हादसे को गुजरे 45 साल हो गए, लेकिन हम जैसे लोगों ने 1975 का जो मंजर देखा वह आज भी हमारी आंखों के सामने जीवंत हो जाता है। भारत के लोकतंत्र के साथ फिर ऐसा हादसा दोबारा ना हो, इसके लिए नई पीढ़ी को इमरजेंसी की भयावहता से परिचित कराना जरूरी समझा। इसीलिए इस पुस्तक को लिखकर देश व जनतंत्र के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाने की एक छोटी कोशिश मैंने की है। इस पुस्तक को 2 भागों में बांटा गया है। पहला भाग लोकतंत्र सेनानियों द्वारा सहे जुल्म और जातियों तथा जेल के अंदर की घटनाओं को 100 कहानियों में बांट कर लिखा गया है, जबकि दूसरे भाग में RSS द्वारा सरकार के विरोध में चलाई गई भूमिगत गतिविधियों का ब्यौरा छोटे छोटे टुकड़ों में बांट कर दिया गया है। यहाँ मैं ये बताना भी जरूरी समझता हूँ कि आपातकाल में
सारी भूमिगत गतिविधियां आरएसएस के भूमिगत नेटवर्क द्वारा ही संचालित की जा रही थी। आरएसएस के तमाम बड़े अधिकारी वेशभूषा बदलकर गुप्तचर एजेंसियों की आंख में धूल झोंकते हुए बराबर पीलीभीत में दौरा करते रहे और बैठ के भी करते रहे। दरअसल आपातकाल में संघ के इस नेटवर्क में ऊपर से नीचे तक की एक चेन बनी हुई थी और उस चेन में शामिल सभी संघ अधिकारियों के नाम, वेशभूषा, कार्यालय संपर्क सूत्र बदले हुए रहते थे। इन कार्यों में संघ के आत्मदानी कार्यकर्ताओं को लगाया गया था। एक पकड़ा जाता तो पहले से तयशुदा दूसरा व्यक्ति उसका स्थान ले लेता। आपातकाल में संघ का यह काम किसी चमत्कार से कम नहीं था। माननीय मुख्य अतिथि जी, पुस्तक सभी को घूम रहे हैं। आपको आप तो नहीं बस नहीं आप कर रहे ज्यादा हो गई। थोड़ा इधर आइए ना, इधर हाँ अपनी में जाओ, आप भी थोड़ा इधर हो जाइए। अपनी में जाओ। माननीय मुख्य अतिथि सांसद राजेंद्र अग्रवाल जी, भाजपा जिलाध्यक्ष सतीश प्रताप सिंह जी, संगठन के अध्यक्ष अशोक सत्ता जी, संगठन के महामंत्री अश्विनी जी, इन सभी नेतृत्वों का उद्घाटन करके प्रमुख नेता मैं उनकी प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। इमरजेंसी के दौर में भारतीय जनसंघ के धुरंधर नेता स्वर्गीय गणेश चंद्र बजाज और उनके पुत्र बजाज का मैं बेहद कृतज्ञ हूँ, जिनकी वजह से इस किताब का प्रमाणित लेखन संभव हो सका। स्वर्गीय गणेश चंद्र बजाज जी की इमरजेंसी में गिरफ्तारी एकदम शुरू में ही हो गई थी और वे लंबे समय तक जेल में रहे थे। महत्वपूर्ण घटनाओं और गतिविधियों का रिकॉर्ड बनाना और उसे सहेज संगठन की ओर से शहर के प्रमुख करेंगे नहीं। इस मूल मंत्र को मानकर जनपद में सूचना का अधिकार अधिनियम आरटीआई को भ्रष्टाचार से मुकाबले के लिए कारगर हथियार सिद्ध करके दिखाया। एक अलग पहचान रखने वाले जुझारू पत्रकार श्री निर्मल कांत शुक्ला ने इन्होंने जनपद में कई बड़े घोटालों फर्जीवाड़ों का पर्दाफाश इसी रास्ते पर चलकर किया। पीलीभीत जनपद में इमरजेंसी के दौर के तमाम कुख्यात अपराधी फर्जी लोकतंत्र सेनानी बनकर सम्मानना राशि ले रहे थे। देश व प्रदेश के तमाम बड़े नेताओं अधिकारियों को इस संगठन द्वारा भेजी गई तमाम शिकायतें भी जब निष्फल हो गई, तब इसी आरटीआई एक्टिविस्ट ने हमें आरटीआई का सहारा लेकर पुलिस विभाग से उन अपराधियों की कुंडली खंगालने और सीएम पोर्टल पर इस शिकायत को दर्ज कराने में भरपूर मदद की, जिसके फलस्वरूप ही हमारा संगठन हाईकोर्ट में दायर याचिका में अपनी बात साबित कर सका। परिणाम यह हुआ कि आधा दर्जन से ज़्यादा अपराधियों को मिलने वाली सम्मान राशि प्रशासन द्वारा हमेशा के लिए बंद कर दी गई। यही नहीं, एक लोकतंत्र सेनानी बन के जो पेंशन ले रहा था, एक व्यक्ति ऐसा था जो कभी धारा 151 में भी जेल नहीं गया, किसी मामले में जेल नहीं गया, मगर प्रशासन उसके विरुद्ध भी कोई कार्रवाई नहीं कर रहा था। ऐसे आरटीआई एक्टिविस्ट के जज्बे, हौसले और अदम्य साहस को संगठन सलाम करता है और उनको सम्मानित करते हुए गौरवान्वित महसूस करता है। मैं श्री निर्मल कांत शुक्ला से अनुरोध करूंगा कि वो मंच पे आएँ और मुख्य अतिथि सांसद श्री राजेंद्र अग्रवाल जी के हाथों इस संगठन द्वारा दिए जा रहे सम्मान को ग्रहण करने की बता रहे। हम लोग आगे आते हैं। हाँ जी, संगठन द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कार को बहुत अच्छा साहब, आपको बहुत खुशी का अवसर है कि हमारा संगठन फर्जी लोकतंत्र सेनानियों के मामले में भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष संजीव प्रताप सिंह, संगठन के महामंत्री श्री अश्विनी जी,
और संगठन के अध्यक्ष श्रीमान अशोक शंभा जी और हमारे प्रिय बंधुओं, हमको आदेश हुआ है, इसलिए मैं कह रहा हूँ। वैसे हम लोग पिछले 3-4 साल से लगातार ये कार्यक्रम करते चले आ रहे हैं। कहने की कोई आवश्यकता नहीं, राजनीति का परिचय कहाँ तक कराया जाएगा और कब तक कराया जाएगा मुझे समझ नहीं आता। राजनीति हम लोगों के साथ में रख रहे हैं और जेल में भी हमारे साथ रहे हैं। और शायद हमारे टंडन जी की एक दृष्टि की तरफ से छूट गई कि उन्होंने कुरान शरीफ का भी अध्ययन जेल के अंदर किया था, जो चिकित्सा मियाँ जी ने इंडिया अंग्रेजी में बात किया था। इस तरह से रजैन जी के विषय में अनेक चर्चाएं हैं, हम लोग कर चुके हैं, कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन फिर भी आदेश है, उसका पालन करने हेतु मैं अपने कर्तव्य का निर्वाह कर रहा हूँ। इमरजेंसी लगी, इमरजेंसी के दुष्प्रभाव जो हुए, जो परिणाम हुए, वो पुस्तक के रूप में हमको मिल रहे हैं। ये नई पुस्तक क्यों बनाई गई? संघ की तरफ से इस तरह की पुस्तक पूरे प्रदेश में बची थी, वो पुस्तक हमको भी देखने को मिली और हमारे श्रद्धेय दादाजी को उन्होंने दिखाया, बोले क्या कहना है तुमको? हमने कहा दादाजी इससे तो पुस्तक ना छपती तो ज़्यादा अच्छा था। थोड़े से नाराज होकर के उन्होंने कहा क्या बात है? मैंने प्रश्न पर दिखाया कि 2 लोगों के नाम थे, इन 2 लोगों ने जेल के अंदर रह करके पूरे सत्याग्रह का संचालन किया। ये पूरे जिले प्रांत के हर जिले से इसी कुछ त्रुटियां पाई गई, परिणाम से उसका संस्करण रोक दिया गया। और अभी पिछले 3 साल पहले जब हमारे श्रीमान विश्वनाथ टंडन जी एक्टिव हुए और इनकी इच्छा हुई, तब बाद में इनको ये काम सौंपा गया। बड़ी ईमानदारी से इन्होंने काम किया है। अभी मैंने पूरी पुस्तक नहीं पढ़ी है, इसलिए ये बड़ी प्रमाण का से मैं कह सकता हूँ कि इसके अंदर जो कुछ कहा गया वो सत्य ही हो। लेकिन मैं इतना आश्वस्त जरूर हूँ और आपको आश्वस्त भी दिलाना चाहता हूँ कि टंडन जी ने काफ़ी परिश्रम किया है और प्रत्येक व्यक्ति से उससे जानकारी ली है और कहीं कुछ गड़बड़ दिखाई दी है तो उसको क्रॉस क्वेश्चनिंग दूसरे स्थानों से भी उन्होंने इस संबंध में स्थिति स्पष्ट करी है। काफ़ी कुछ उसमें सत्यता है, लेकिन फिर भी आशंका से आप अलग नहीं हो सकते हैं। उसमें कुछ कमियां नहीं है, जिसके विषय में उन्होंने स्वयं कहा 1-8 दिन के अंदर ये सारी कमियां जो हैं वो आ जाएंगी। हमारा आप सभी लोगों से निवेदन है कि वो लोग पुस्तक पढ़ें और उसमें जो भी त्रुटि हो वो टेलीफोन पर बता करके उनका समय बर्बाद ना करें। वो बहुत ज़्यादा व्यस्त हैं आजकल। मैं उनकी तरफ से कहूँगा कि पुस्तक में जो भी कमियां उनको दिखाई दे उसको लिख करके मेरे पास पहुंचा दें। मैं दिन भर अपने घर में बैठा रहता हूं और वो सारी पर्चियां जो है एकत्र करके मैं उनको सौंप दूंगा और अगले संस्करण में जब ये नंबर आएगा तो उनमें शुद्धियां हो जाएंगी। उदाहरण के लिए वो पुस्तक किसी ने रात देखी और बोले इसमें स्वर्गीय डी.डी. गुप्ता लिखा हुआ है। हमने उन्होंने सही लिखा है, आज नहीं तो कल स्वर्गीय होने हो रहा है। इस तरह की कुछ गलतियां हो गई हैं, तो वो गलतियां सुधर जाएंगी बड़ी आसानी से। हाँ, वो उसमें बन जाएगा, सही हो जाएगा, कोई बात नहीं ऐसी, क्योंकि उन्होंने इस बात को स्वीकार किया है कि प्रूफ रीडिंग में असुविधा हुई, एक साथ बैठ नहीं सके, मीटिंग नहीं कर सके, लेकिन फिर भी ये काम कर दिया गया। लेकिन इस विषय में एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि इसके विमोचन में थोड़ा सा जल्दबाजी की गई। बात है टंडन जी की बात मैं टाल नहीं सकता हूँ, क्योंकि इंटरमीडिएट में हमारे साथ थे, उसका परिषद में काम किया, मानव समाज साथ में रहे, तो इनका आग्रह था कि इस वर्ष कर ही लिया जाए। पहले कोशिश की गई थी, तो हमारे अध्यक्ष जी से बातचीत करने के बाद में ये तय हुआ था कि भाई हम 1-2 महीने रुक करके परिस्थितियाँ सामान्य होने के बाद में कई विचार विमर्श हुए। बहुत लंबे समय, जैसा कि टंडन जी ने बताया, 1971 से प्रचारक जीवन की शुरुआत करते हुए लंबे समय पीलीभीत में जिला प्रचारक के रूप में काम करते हुए देश के विभिन्न जगहों में प्रचारक जीवन व्यतीत करते हुए वर्तमान में
मेरठ के लोकप्रिय सांसद, आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय राजेंद्र अग्रवाल जी, इस लोकतंत्र सेनानी संगठन के जिलाध्यक्ष आदरणीय अशोक संसा जी, जिन्होंने अभी हम सबों के बीच में बहुत अच्छी बात कही, ऐसे संगठन के महामंत्री आदरणीय अश्विनी जी, यहाँ पर पूरे जनपद के सभी सम्मानित उपस्थित लोकतंत्र सेनानीगण और यहाँ पर हम लोग के बीच में बैठे मीडिया के सम्मानित बंधुओं, मित्रों, वास्तव में देश में दो प्रकार की लड़ाई लड़ी गई थी। जब हमारे ऊपर अंग्रेजों ने शासन किया तो अंग्रेजों से मुक्ति के लिए हम लोगों ने, हमारे पुरखों ने आजादी की लड़ाई लड़ी थी। उसके परिणाम स्वरूप 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ। आजादी के बाद देश में लोकतंत्र स्थापित हुआ, लेकिन दुर्भाग्य से 25 जून 1975 को देश की कांग्रेस की सरकार ने उस लोकतंत्र को कुचलने का काम किया और आपातकाल लगाया। जो भी युवा अपनी आवाज को उठाते थे, अपनी लेखनी से समाज को जागृत करने का प्रयास करते थे, जैसा कि टंडन जी बता रहे थे, मुझे लगता है कि इस पुस्तक में भी वो सारी चीजों का उल्लेख हुआ है। उनको जेल में डाल दिया जाता था, तमाम प्रकार की यातनाएं दी जाती थी। मुझे याद है बरेली के हमारे कार्यकर्ता हैं, उनके पैर के 10 नाखूनों को उखाड़ने का काम इस सरकार ने किया था। ऐसी यात्राएं दी गई। मित्रों, वास्तव में हमारी नजर में जिस प्रकार आजादी की लड़ाई में स्वतंत्रता सेनानियों ने भूमिका निभाई थी, मेरे लिए यह सभी लोकतंत्र सेनानी उसी सम्मान के हकदार हैं। मैं व्यक्तिगत रूप में मैं सभी का सम्मान करता हूं और हम पार्टी की तरफ से भी 25 तारीख को काला दिवस के रूप में मनाने वाले हैं और मैं सभी लोकतंत्र सेनानियों को जो नगर क्षेत्र में रहते हैं उनके लिए हमने एक योजना बनाई है कि हम अपने कार्यालय पे सभी का सम्मान करेंगे और पीलीभीत पूरनपुर में भी कार्यक्रम के माध्यम से जो हमारी युवा पीढ़ी है, समाज के उन लोगों को लोकतंत्र सेनानियों ने किस प्रकार अपनी भूमिका निभाई है, लोकतंत्र को स्थापित करने में किस प्रकार के कष्ट सहे हैं, ऐसी आपातकाल की दास्तां को जनता तक लाने के लिए हमने 25 तारीख को भी अपने कार्यालय पर कार्यक्रम करने का निश्चय किया है। अनेक कार्यक्रमों में जाना होता है, क्योंकि वैचारिक दृष्टि से भी और देश के लोकतंत्र के स्वास्थ्य की दृष्टि से भी उसकी चर्चा सदैव होती है। परंतु पीलीभीत में जब आगे के कार्यक्रम होता तो उसका मेरे लिए बिल्कुल अलग महत्व है, क्योंकि यहाँ की जेल में मैं भी रहा हूँ, आप सबके साथ रहा हूँ। मैं दूसरी बार यहाँ पर आया हूँ इस प्रकार के कार्यक्रम में। हमारे और लोकतंत्र रक्षक सेनानी संगठन के जिला अध्यक्ष आदरणीय शंसा जी, अनेक बातें उस वक्त की याद आती हैं। हमारे इसके महामंत्री श्री अश्विनी जी, विष्णु जैसा स्वाभाविक 50 वर्ष छोटे थे, बिल्कुल युवा थे। हमारे जिले के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री संजीव प्रताप जी, और अब तो हमारे विश्वमित्र जी बिल्कुल झरने की तरह शांत हो गए। ये तो मुझे ध्यान है, ऐसा उनके अंदर एक फायर रहती थी। मैं फायर ज्यादा बेहतर शब्द है, मैं उसको और कोई शब्द से बेहतर शब्द से कह नहीं पा रहा हूं। पिताजी कुछ उनके काम भी देखते थे, पत्रकारिता का भी उनका स्वभाव था और हमेशा उनके पास जानकारी लेने की उनकी इच्छा।
और फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनको सम्मानित भी किया गया, अमेरिका में बुलाकर सम्मानित किया गया। ऐसे मेरे अत्यंत प्रिय छोटे भाई श्री विष्णु टंडन जी, जिन्होंने इस पुस्तक की रचना की है। यहाँ उपस्थित हमारे आदरणीय, जिनकी उम्र बढ़ गई है, आपने बहुत योजना पूर्ण ढंग से उनकी उम्र बढ़ाई है, सभी लिख करके, श्री दामोदर दास गुप्ता जी, दामोदर जी डीडी हम अधिकतर कहा करते हैं, डीडी। और हमारा धीरेन्द्र, डॉक्टर धीरेन्द्र आगे दिखाई दे रहे हैं, और भी बहुत सारे सीनियर लोग बैठे हुए हैं। तो सभी मेरे बहुत बहुत आदरणीय बंधुओं और पत्रकार मित्र, मैं खुद 28 जुलाई को मैं पकड़ा गया, उसकी भी कहानी है, उसका भी यहाँ कहने का कोई औचित्य नहीं है। देखा जाए तो मेरे व्यक्तिगत स्तर पर मेरी अक्षमता थी, तो मुझे बच करके रहना था, मुझे जेल में नहीं जाना था, परंतु मैं पकड़ा गया। कहीं ना कहीं कोई चूक हुई, कोई संदेश लीक हो गया, कोई बात हुई। और जैसा अभी विश्वमित्र जी बता रहे थे, श्री राजेंद्र प्रकाश जी बहुत समय से लखनऊ में हमारा जो संघ का प्रचार विभाग उससे वो जुड़े रहे बहुत समय तक, और देखा जाए तो फ्रीलांसर हैं, तो उन्होंने सारा काम संभाला। आज वो रहते तो और भी वास्तव में इस कार्यक्रम का आनंद गौरव बढ़ जाता है, क्योंकि व्यावहारिक दृष्टि से, क्योंकि जैसा मैंने आपको 28 जुलाई अर्थात 1 महीने बाद ही मैं जेल में पहुंच गया था, तो पूरे जो आंदोलन का संचालन उन्होंने ही किया, तो उनको बड़े आदर के साथ उनको स्मरण करना चाहता हूँ। कुल मिलाकर के मैं पीलीभीत की जेल में 16 महीने रहा, शायद 23 नवंबर तक। फिर DIR में हम लोग बंद थे, छूट गए, कोई अपराध तो हमने किया ही नहीं था, झूठे किस्से थे, झूठी कहानियां थी सारी की सारी। एक किसी जज महोदय ने हिम्मत की, उसके बाद लाइन मिल गई, तो फिर मुक्त होते चले लोग धीरे 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 धीरे। साहस जो है जुडिशरी के अंदर भी आना शुरू हो गया। लेकिन ये बात भी सही है, जैसा मैंने मेरे अपने बारे में हुआ, मैं क्योंकि संघ का जिला प्रचारक था, और इसलिए शायद मुझको कुछ ज्यादा ही रिकॉर्ड्स के अंदर खतरनाक माना गया था। तो खतरनाक आदमी मेरा ऊपर तो था ना, मैं इस वक्त हूं। मेरी जमानत लेने वाले तद्दा थे, और एक और थे रमेश, हाँ लिखा है मैंने उसमें। अच्छा, इसमें दत्ता का मुझे ध्यान, दत्ता बड़े बुजुर्ग कार्यकर्ता थे, और उनका यही अपराध था। उनको जो है दोनों को कहा कि जहां ये है, चलो आप भी जेल में चलो, हटा दें। तो ये जो स्थिति थी, इसके कारण से जो परिस्थितियां पूरे, माने ये छोटा सा जनपद, यहां पर स्थिति थी, पूरे देश में यही हाल था। और जैसा यहाँ का बरेली का उदाहरण अटल का है, वो मेरठ के अंदर भी एक कार्यकर्ता है हमारे प्रदीप कंसल, उनके हाथ के नाखून जो है क्लास से पकड़ के खींचते पीछे, मानो वो कहानियां बहुत हैं। लेकिन कुल मिलाकर के इन सब चीजों के बीच भी जहां आशंकित लोग थे, जहां थोड़ा भय खाने वाले लोग थे, जहां थोड़ा दूरी बनाने वाले लोग थे, वहीं पर इसको निरंतर चुनौती देने वाले लोग भी विद्यमान थे। और उसी का परिणाम था कि अंततः यह जंग देश ने जीती, लोकतंत्र ने जीती, और तानाशाही देश से खत्म। और सामने पूरन बैठे हुए हैं, इतनी पिटाई हुई थी पूरन की, पूरा शरीर सूज कर गया है, उल्टा लटका करके इनकी पिटाई। क्यों? बहुत लोग थे। अब मैं याद कर रहा था, जैसे
साहब से कंफर्म कर रहा था, मुझे ध्यान आता है जयसिंह नाम था जो जेलर थे, जयसिंह, हाँ। और मेरा ऐसा ख्याल है उनकी पृष्ठभूमि इतिहास की थी। और जब डॉक्टर फतेह सिंह जी हमारे यहाँ पहुंच गए जेल में, डॉक्टर फतेह सिंह तो विद्वान व्यक्ति थे, तो डॉक्टर फतेह सिंह जी के व्यक्तित्व से वो आकर्षित हुए। फिर वो उनसे मिले, डॉक्टर साहब व्यक्ति की दाढ़ी वाली बड़ी थे, देखने में ऋषि से लगते थे और देश के विख्यात विद्वान थे। तो वो थोड़ा आने लगे हमारी तरह। फिर बाद में एक दिन मैंने पूछा, और भी शायद 4-6 लोग बैठे हुए थे, मैंने कहा शुरू में तो आप बड़े सख्त रहते थे, अब तो थोड़े से आप आते हैं, बात करते हैं, थोड़ा यहाँ जो पीलीभीत यंग मैन एसोसिएशन PYMA, उसका बड़ा अच्छा पुस्तकालय है यहाँ, बाद में पुस्तकें जाने लगी थी, हमको पुस्तकें मिलने लगी थी, शुरू में नहीं मिलती थी। तो जयसिंह ने हमको ये बताया कि साहब रोज सुबह शाम सर्कुलर आता है हमारे पास कि ये लोग बड़े खतरनाक लोग हैं, इसे दूरी बना करके रखना। और जब दूरी बनाई गई, लेकिन जब डॉक्टर फतेह सिंह को देखा तो भाई खतरनाक तो नहीं है ये। शायद धीरेन्द्र साहिब जी सबसे पहले व्यक्तियों में से थे, वो भी तो खतरनाक लगे होंगे। धीरेन्द्र साहिब जी जो है पॉलिटिकल व्यक्ति थे, ये तो बिल्कुल भी पॉलिटिकल व्यक्ति नहीं थे, ये तो केवल शुद्ध विद्वान और एकेडमिक व्यक्ति थे डॉक्टर साहब। कल उसके बाद थोड़ा सा जैसे इनका व्यवहार बदला, थोड़ा जैसे मैंने कहा पुस्तकों का आवागमन शुरू हुआ। शुरू में हम लोगों ने ब्रिज से, डीडी सर तो हार जाते थे, उसमें इनकी जोड़ी बेस्ट खिलाड़ी के साथ थी, धीरेन्द्र साहिब जी के साथ इनकी जोड़ी थी, मेरी नहीं जैन साहब के साथ इनकी जोड़ी, क्यों जैन साहब के साथ जोड़ी, धीरेन्द्र साहब के साथ मेरी जोड़ी थी। तो हम जीत जाते थे, मैं सबसे खराब खिलाड़ी था और सबसे अच्छे खिलाड़ी जैन साहब, लेकिन ये भी मेरी तरह खराब खिलाड़ी थे। तो जैन साहब की इनकी जोड़ी हार जाती थी, मेरी धीरेन्द्र की जोड़ी जीत जाती थी। वहां मैंने ब्रिज पहली बार खेलना सीखा और हम लोग भी खेलते थे, आनंद लेते थे उसका। फिर बाद में पुस्तकें आनी शुरू हुई, तो पुस्तकें पढ़ी, धीरेन्द्र था, वीरेंद्र थे और भी के डॉक्टर थे, तो मैं आयुर्वेद की कुछ पुस्तकें थोड़ी बहुत पढ़ी। फिर वो हमारे चचा मियाँ के भतीजे यहाँ पर बैठे हुए हैं, उन्होंने मुझको कुरान शरीफ ला करके दी, मैंने उसको पढ़ा, सांगोपांग पढ़ा। डॉक्टर लोहिया के कुछ पुस्तकें मैंने वहीं पर पढ़ी, गांधी सोशलिस्ट एंड गांधी एक और शब्द है मार्क्स, गांधी एंड सोशलिस्ट, और ये मास्टरपीस है उनकी डॉक्टर लोहिया। तो ऐसी और भी चीजें मैंने अध्ययन का अच्छा एक मौका उस वक्त रहा, लेकिन बहुत स्मृतियां हैं। कटहल का पेड़ उसके अंदर था, आपको ध्यान है? वो कटहल हमको नहीं मिल पाता था कभी। हमको मूली की रसेदार सब्जी खाने का जो अनुभव है, हमको पीलीभीत जेल के अंदर ही आया, निरंतर खाते थे। और मूली की रसेदार सब्जी खाने के बाद रात में जो होता था उसको भी लोगों को याद है जी, तो बड़ा कभी। लेकिन मैं एक बात का जिक्र कर रहा हूं, इन सारी तकलीफों के बावजूद एक आनंद के साथ उस समय को बिताया, और उस आनंद ने, उस उत्साह ने इस संकट से पार लगाया। संकट बहुत बड़ा था, वो देखा जाए तो देश के लोकतंत्र के अंदर इस प्रकार की व्यवस्था की आवश्यकता थी ही नहीं। चुनाव जो है उनका रद्द हो गया था, तो उनको फांसी थोड़ी हो गई थी। मैं बड़ा खराब शब्द प्रयोग कर रहा हूं, उनको ग्रेसफुली विड्रॉ करना चाहिए, नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रिक्चर दिया, 24 तारीख को फैसला दिया, 25 तारीख को उन्होंने फटाक से ये इमरजेंसी लगाया। उसने कहा कि आपको मताधिकार नहीं देना, मैं उसकी डिटेल में नहीं जाना चाहता, परंतु जो कुछ हुआ देखा जाए तो उसकी बहुत आवश्यकता इसके अंदर नहीं थी। कानून के अंदर रास्ता निकाला सिद्धार्थ शंकर रे, बड़े प्रसिद्ध वकील थे वो, कि कैसे संविधान को तोड़ मरोड़ करके उसमें से हम संविधान का ही उपयोग करता हुआ दिखते हुए हम आपातकाल लगा सकते हैं, और आपातकाल लगा। कैबिनेट की कोई संस्तुति नहीं, बाद में रेटिफिकेशन हुआ, पार्लियामेंट से बाद में रेटिफिकेशन हुआ, और आधी रात को जाकर के तत्कालीन राष्ट्रपति महोदय से दस्तखत करा लिए गए। अरे सारी चीजें हैं। और फिर जो 42वां संशोधन है, यहाँ तो वकील बैठे हुए हैं कि हमारे शमशा साहब स्वयं में कानून के पंडित हैं, तो किस प्रकार से 42वें संशोधन के माध्यम से पूरा हिरण्यकश्यप का अवतार देश के प्रधानमंत्री को बना दिया गया, ये उसके अंदर हुआ है। लेकिन अंततः जैसे हिरण्यकश्यप का अंत हुआ, उसी प्रकार से उनके
1975 के जो अवतार थे उनका भी अंत हुआ, तानाशाही की समाप्ति हुई। ये ठीक है कि बाद में एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के माध्यम से इंदिरा जी लौट करके आए, उनका एक दूसरा एक कार्यकाल प्रारंभ हुआ, वो अलग बात है। लेकिन जिस प्रकार से लोकतंत्र के माध्यम से इंदिरा जी लौटी, उसी प्रकार से तब इस्तीफा देती, 6 साल का समय बिताती और उसके बाद दोबारा चुनाव लड़ती, जीतती तो आती। देश के अंदर इस प्रकार के लोकतांत्रिक इतिहास में इस प्रकार के काले अध्याय को जोड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती। आज भी रावण का स्मरण करते हैं दशहरे के, और उसमें हम संकल्प लेते हैं, हम ये बताते हैं कि भाई देखो ये तरीका रावण का ठीक नहीं है। बताते वो कितना विद्वान व्यक्ति थे, परंतु उनके अहंकार की वजह से, उनके गलत तरीके की वजह से उनका पतन हुआ। और उसमें से ये रास्ता निकालने की कोशिश करते हैं, बताते हैं कि देखो भी रावण के रास्ते पर मत चलना। तो इमरजेंसी जैसी घटना रावण का कब कब हुआ? हमारे जो मेमोरीज हैं इतिहास की स्मृति की सबसे प्राचीन घटना है। उसके कालखंड के विषय में मैं नहीं कह रहा, महाभारत उसकी बहुत बात का है, महाभारत को भी 5000 वर्ष से अधिक का माना जाता है। तो उसने कालखंड पुरानी घटना को भी हम अपनी स्मृतियों में जागृत रखते हैं, क्योंकि हमको एक रास्ता मिलता है, मर्यादा पुरुषोत्तम का रास्ता मिलता है, अहंकारी रावण के रास्ते से बचने की प्रेरणा मिलती है। तो ये जो इमरजेंसी है, हमारा जो लोकतंत्र है, इसकी यशस्विता के लिए ये बहुत आवश्यक है कि इमरजेंसी क्यों लगी, क्यों लग जाती है, क्यों लग सकती है, इसके क्या उपाय किए जाने चाहिए, इस पर हम लोग जरूर सोचते हैं। उस पर कुछ शोध हुए हैं। मैं भी सोचता हूं कि मेरठ के अंदर में किसी को कहूं विश्वविद्यालय के अंदर रजिस्ट्रेशन कराए और इस बात के ऊपर शोध जरूर हो कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में तानाशाही का विचार किस कारण से पैदा होता है, क्या उसके तत्व होते, क्या उसके कारक होते। एक कॉमन सेंस के नाते, एक सामान्य नागरिक के नाते, एक ऐसा भी कर सकते हैं कि ऐसे नागरिक के नाते जो थोड़ा चीजों को देख रहा है, कुछ समझने की कोशिश कर रहा है, उसके नाते मुझको लगता है कि लोकतंत्र के अंदर तानाशाही की संभावना का जन्म सर्वाधिक परिवारवाद से संभव है। परिवारवाद बहुत बड़ी बीमारी है। परिवार जो है वो लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को, मान्यताओं को अस्वीकार करने लगता है। अब आप जरा कल्पना करें, मैं किसी दल पर मैं टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, लेकिन यदि किसी दल के अंदर व्यवस्था है तो उस पर मैं जरूर टिप्पणी कर रहा हूं कि यदि कैबिनेट के द्वारा पास किया हुआ कोई कानून जिसको पार्लियामेंट के अंदर प्रस्तुत किया जा रहा है, उसको कोई उस खानदान का जुड़ा व्यक्ति सारे रूप से फाड़ देता है, क्या लोकतंत्र के लिए अच्छा है? क्या प्रकार से उसके द्वारा फाड़ा जाना उचित है? पर क्यों फाड़ देता है वो? क्योंकि वो उस पारिवारिक व्यवस्था में अहंकार को लेकर के टिका हुआ है, इसलिए वो उस काम को करता है। आप ये देखें कि जो कुछ भी हुआ, यदि परिवार को प्रश्रय देने के मोह से इंदिरा जी स्वयं भी बची हुई होती। इसके अंदर कविता है छोटी सी, छोटे साहब के बारे में, संजय गांधी जी के बारे में। तो लोग ये भी मानते हैं कि उनका जो पुत्र मोह था वह भी कारण था, पुत्र को उसी प्रकार से गाइड करते थे और उसी प्रकार की सलाह उनके आसपास जोड़ते थे। तो मुझको ऐसा लगता है, उसके बहुत उदाहरण मैं दे सकता हूं कि किस प्रकार से परिवारवाद में से अन्य जो लोकतांत्रिक व्यवस्था के जो आयाम हैं, उसके जो अन्य कंपोनेंट्स हैं, उनकी उपेक्षा करते हुए व्यक्ति क्रमशः अपने ही आधार पर निर्णय करने की प्रक्रिया में घुसता चला जाता है और इससे तानाशाही का जन्म होता है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा, हम लोगों ने कच्चा साल की कड़ी हो गई है, आज मन काय बदला है।
परम आदरणीय विश्व टंडन जी, हमारे सभी लोकतंत्र रक्षक सेनानी, समय भी हो गया है और मुझे इस बात का भी एहसास है कि बहुत कष्ट की जर्नी करके हमारे इस प्रोग्राम में शामिल हुए हैं राजेंद्र जी। बहुत सी यादें हैं, एक दूसरे से शेयर करने का मन होता है, बैठ लेते हैं। और ठीक भी है कि ये पीढ़ी जिसका आह्वान किया है, एक छोटी सी बात मैं जरूर कहूँगा, अपनी बात बहुत संक्षिप्त में। जेल में हम लोग थे, बिथरा के खड़क सेन मुखिया थे, लोग मिलने आते थे तो गेट के वहां पर मिलने वाले आते थे, बातचीत थी, चले जाते थे। एक बार ऐसा हुआ कि कुछ लोग, उनके रिश्तेदार वगैरह लोग आए और मिलने के बाद वो गेट से बाहर चले गए। गेट से बाहर जाने के साथ साथ खड़क सिंह मुखिया जो थे, मुखिया जी भी गेट के बाहर चले गए। वो बंदी थे और खड़क सिंह वो भी चले गए। और लाइन के वहां पर, पुलिस लाइन के वहां तक जाने तक उनको याद आया कि हम तो बंदी हैं, हम जेल के बाहर कैसे आ गए। तो जल्दी खुद वो लौट के गए और वहाँ सिपाही से बोले भाई हमें अंदर लो, हम तो इमरजेंसी वाले बंदी हैं। उसको पसीने छूट गए होंगे, उसने जल्दी से पहले ताला खोला, अंदर लिया और उसके बाद उसने सांस ली, बात पूछी। जेलर साहब उनके पास ये बात पहुंची तो शाम के टाइम में वो हम लोगों के पास आए। मैं ये कहना इसलिए चाहता हूं कि उन्होंने जो बात कही वो आज भी राजनीतिक कार्यकर्ता के लिए एक लाइन होनी चाहिए जिसके लिए वो काम करता है। उन्होंने कहा कि ये जज्बा केवल एक राजनीतिक व्यक्ति के लिए हो सकता है, ये क्रिमिनल लोगों के लिए नहीं। जेल से हमारी फाटक से बाहर चला जाए और फिर बाद में लौट के आए, ये एक राजनीतिक व्यक्ति का हौसला हो सकता है, किसी अपराधी का नहीं हो सकता है। इसलिए ये मैं आज से मान के चलता हूं कि जितने भी लोग ये बंदी बनाए गए हैं, ये हमसे बहुत बड़े लोग हैं, इनको मैं नमन करता हूं। हम लोग अपनी पारी खेल चुके हैं, नए लोगों को संदेश देना है। इसमें एक अध्यक्ष भी बैठे हैं, ऐसे लोगों को पैदा करना। राजेंद्र जी ने भी एक थोड़ा सा इशारा जरूर किया है। राजनीति कोई साधारण चीज नहीं है, साधुवाद है। आप सब कुछ में रहते हुए भी, कुबेर के खजाने में रहते हुए अगर बिल्कुल आप साफ हैं तो आप राजनीतिक हैं, अन्यथा आप राजनीतिक नहीं। ज्यादा ना करके हमारा लोगों का हौसला और सम्मान बढ़ाया राजेंद्र जी ने। हम हमेशा आपके आभारी भी रहेंगे और इसी तरह से हम चाहते रहेंगे कि आप यदा कदा हमारे लोगों के बीच में आके इस तरह का स्नेह करते रहें। और अब मैं कार्यक्रम को समाप्त करने की घोषणा करता हूँ। आप लोग भोजन करें। मैं सभी अतिथियों से अनुरोध करूंगा कि जो भोजन करके ही जाएं। तो मैं ये बताना भी जरूरी समझता हूँ, यार मंगलवार का दिन है, इसलिए हमने ये बोल दिया था कि बगैर प्याज की सब्जी बनाए। बहुत से लोग मंगलवार के दिन प्याज नहीं खाते हैं, तो जो भी प्रिपरेशन है वो विश्व टंडन जी, हमारे सभी लोकतंत्र रक्षक सेनानी, समय भी हो गया है और मुझे इस बात का भी एहसास है कि बहुत कष्ट की जर्नी करके हमारे इस प्रोग्राम में शामिल हुए हैं राजेंद्र जी। बहुत सी यादें हैं, एक दूसरे से शेयर करने का मन होता है,
बैठ लेते हैं। और ठीक भी है कि ये पीढ़ी जिसका आह्वान किया है। एक छोटी सी बात मैं जरूर कहूँगा, अपनी बात बहुत संक्षिप्त में। जेल में हम लोग थे, बिथरा के खड़क सिंह मुखिया थे, लोग मिलने आते थे तो गेट के वहाँ पर मिलने वाले आते थे, बातचीत थी, चले जाते थे। एक बार ऐसा हुआ कि कुछ लोग, उनके रिश्तेदार वगैरह लोग आए और मिलने के बाद वो गेट से बाहर चले गए। गेट से बाहर जाने के साथ साथ खड़क सिंह मुखिया जो थे, मुखिया जी भी गेट के बाहर चले गए। वो बंदी थे और खड़क सिंह वो भी चले गए। और लाइन के वहां पर, पुलिस लाइन के वहां तक जाने तक उनको याद आया कि हम तो बंदी हैं, हम जेल के बाहर कैसे आ गए। तो जल्दी खुद वो लौट के गए और वहाँ सिपाही से बोले भाई हमें अंदर लो, हम तो इमरजेंसी वाले बंदी हैं। उसको पसीने छूट गए होंगे, उसने जल्दी से पहले ताला खोला, अंदर लिया और उसके बाद उसने सांस ली, बात पूछी। जेलर साहब उनके पास ये बात पहुंची तो शाम के टाइम में वो हम लोगों के पास आए। मैं ये कहना इसलिए चाहता हूं कि उन्होंने जो बात कही वो आज भी राजनीतिक कार्यकर्ता के लिए एक लाइन होनी चाहिए जिसके लिए वो काम करता है। उन्होंने कहा कि ये जज्बा केवल एक राजनीतिक व्यक्ति के लिए हो सकता है, ये क्रिमिनल लोगों के लिए नहीं। जेल से हमारी फाटक से बाहर चला जाए और फिर बाद में लौट के आए, ये एक राजनीतिक व्यक्ति का हौसला हो सकता है, किसी अपराधी का नहीं हो सकता है। इसलिए ये मैं आज से मान के चलता हूं कि जितने भी लोग ये बंदी बनाए गए हैं, ये हमसे बहुत बड़े लोग हैं, इनको मैं नमन करता हूं। हम लोग अपनी पारी खेल चुके हैं, नए लोगों को संदेश देना है। इसमें एक अध्यक्ष जी भी बैठे हैं, ऐसे लोगों को पैदा करना है। राजेंद्र जी ने भी एक थोड़ा सा इशारा जरूर किया है। राजनीति कोई साधारण चीज नहीं है, साधुवाद है। आप सब कुछ में रहते हुए भी, कुबेर के खजाने में रहते हुए अगर बिल्कुल आप साफ हैं तो आप राजनीतिक हैं, अन्यथा आप राजनीतिक नहीं। ज्यादा ना करके हमारा लोगों का हौसला और सम्मान बढ़ाया राजेंद्र जी ने। हम हमेशा आपके आभारी भी रहेंगे और इसी तरह से हम चाहते रहेंगे कि आप यदा कदा हमारे लोगों के बीच में आके इस तरह का स्नेह करते रहें। और अब मैं कार्यक्रम को समाप्त करने की घोषणा करता हूँ। आप लोग भोजन करें। मैं सभी अतिथियों से अनुरोध करूंगा कि जो भोजन करके जाएं। तो मैं ये बताना भी जरूरी समझता हूँ कि आज मंगलवार का दिन है, इसलिए हमने ये बोल दिया था कि प्याज, बगैर प्याज की सब्जी बनाए। बहुत से लोग मंगलवार के दिन प्याज नहीं खाते हैं, तो जो भी प्रिपरेशन है वो